हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 4 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड में दोस्तों मैं जैसा कि आपको रोज़ पढ़ाता हूँ स्टैटिक जीके जीएस का भी कुछ पॉइंट, तो आज के स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन में हम लोग जानेंगे नदियों के किनारे बसे हुए शहर के बारे में। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे जैसे मैं आपसे रोज़ पूछा करता हूं। पहला था गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और वहीं ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला, संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में वर्ष 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया, तो राम प्रसाद कदेल को दिया गया जो कि नेपाल के हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है, सबसे पहले आंसर किया है, उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस के फ्रीडम को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि जो भी पत्रकार हो, जो भी प्रेस से जुड़ा हुआ हो, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो अपनी बात कहने के लिए। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस बार की यानी कि 2020 की थीम रखी गई है दोस्तों जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी जर्नलिज्म जो होना चाहिए दोस्तों वो ना ही किसी के डर दबाव में होना चाहिए, ना ही इसमें पक्षपात होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। अभी कुछ ही दिन पहले ये आया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत था दोस्तों 142वें स्थान पर। इतना पीछे भारत को मिला था स्थान। पहला स्थान था नॉर्वे, सेकंड पोजीशन पर था फिनलैंड और थर्ड पर था डेनमार्क। क्लियर है। अच्छा, उसी में मैंने आपको बताया था कि 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं वहाँ के जो पत्रकार हैं उनको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है बिना डरे अपनी बात रखने की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया, दोस्तों इसका नाम रखा गया है इंजेन्यूटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नाम रखा गया है, इस नाम को सजेस्ट किया है एक इंडियन ओरिजिन की लड़की है, भारतीय मूल की 17 वर्ष की लड़की जिनका नाम है वेनिजा रूपानी। उन्होंने ये नाम दिया है। एक्चुअली में इसके लिए, इसके नाम को लेकर के एक कॉन्टेस्ट हुआ था। कॉन्टेस्ट का नाम था नेम द रोवर। तो ये जो मंगल ग्रह है उसके ऊपर नासा ने एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर उड़ने के लिए बनाया था जो मंगल ग्रह पर उड़ सके। तो उसका नाम इंजेनिटी रखा गया है एक कॉन्टेस्ट के थ्रू, जिसका नाम दिया है भारतीय मूल की 17 वर्ष की एक लड़की है वेनिजा रूपानी, इन्होंने दिया है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब नासा आया है तो नासा से रिलेटेड कुछ जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हैं पिछले दिनों में उन सभी को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे दोस्तों नासा अभी घोषणा किया था कि वो जल्द ही स्पेस एक्स के साथ मिलकर मई तक यानी इसी मंथ के लास्ट तक वो अपना अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा, यानी अंतरिक्ष में मानव को भेजेगा। इसके साथ ही दोस्तों नासा ने घोषणा की थी कि उसने जो हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया था उसके 30 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं हबल टेलीस्कोप के। और नासा चर्चे में आया था एक विटाल नाम के VITAL विटाल नाम के एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर को डेवलप करने के लिए। और एक बार नासा ने घोषणा की थी कि वो चांद पर अपना ह्यूमन बेस कैंप बनाएगा जिसका नाम होगा आर्टेमिस। और नासा एक बार आया था चर्चे में अपने सूर्य के अध्ययन वाले सनराइज मिशन के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपको नासा से याद रखने हैं। अब नासा के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक भी हम लोग जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर डेस्क लॉन्च की, तो अभी हाल ही में त्रिपुरा ने दोस्तों एग्रो एंटरप्रेन्योर डेस्क लॉन्च किया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने। ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों त्रिपुरा स्टेट के जो भी बिजनेसमैन होंगे, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं उनसे जो भी सब्सिडी मिल रही है और जो भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उस प्रोत्साहन को, उस सब्सिडी को उन बिजनेसमैन तक पहुंचाने में ये मदद करेगा। ठीक है, एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क। अब त्रिपुरा राज्य सरकार ने इस डेस्क को टोटल 24 लाख रुपए की खर्च में लागत में ये बनाया है, डेकोरेट किया है। और इस डेस्क को
त्रिपुरा के जो बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय है यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन है, वहीं पर स्थापित किया गया है। त्रिपुरा आया है तो त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं हम लोग। मैप में देख लीजिए, ये रहा त्रिपुरा। अगरतला यहाँ की राजधानी है। त्रिपुरा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है दोस्तों। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम त्रिपुरा है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा। क्लियर है। 21 जनवरी 1972 को ये स्थापित हुआ भारत के स्वतंत्र राज्य के रूप में। विप्लव कुमार देव जी यहाँ के बीजेपी पार्टी से हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं रमेश बैसी। विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 60। राज्यसभा में टोटल सीटें जाती हैं 1 और लोकसभा में 2 सीटें यहाँ से जाती हैं। त्रिपुरा हाईकोर्ट पड़ता है। त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं अकील अब्दुल हमद कुरैशी जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लिस्ट और सीएम और गवर्नर की लिस्ट के लिए मैंने आपको पोस्ट दिया हुआ है एप्लीकेशन पर, तो आप लोग MZT ऐप को ओपन कीजिएगा और स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में जाइएगा पोस्ट कैटेगरी में। वहाँ पर आपको भारत के सभी राज्यों के, सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लेटेस्ट मिल जाएंगे अपडेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे येस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर CRO नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों नीरज धवन को नियुक्त किया गया है येस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर CRO। इनको दोस्तों अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। ये आए हैं आशीष अग्रवाल जी की जगह पर। किसकी जगह पर? आशीष अग्रवाल जी की जगह पर आए हैं। नीरज धवन जो होंगे अब येस बैंक में जो भी रिटेल और बिजनेस बैंकिंग होगा तो इससे संबंधित सेक्टर का ये काम संभालेंगे। इसमें CRO का काम संभालेंगे यानी चीफ रिस्क ऑफिसर का काम ये संभालेंगे। येस बैंक दोस्तों पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करके दिया हुआ था ई-बुक में। आप लोग अगर मार्च ई-बुक लिए होंगे तो उसमें मैंने सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको दिया हुआ था, जैसे कि मैं आपको हर ई-बुक में दिया करता हूँ। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू इस वीडियो में भी ले लेते हैं। 5 मार्च को 2020 में यानी इसी वर्ष में दोस्तों पिछले साल में येस बैंक पर RBI ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था और लिमिट तय कर दी थी 50,000 से ज़्यादा कोई भी बैलेंस नहीं निकाल सकता है और उस पर जांच चल रही थी। तो जो राणा कपूर हैं जो येस बैंक के संस्थापक थे उन पर भी जांच चल रही थी। उसके बाद फिलहाल फाइनली 19 मार्च को बहाल कर दिया गया यानी येस बैंक जो है दोबारा अपना वर्किंग शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक को उभारने के लिए SBI सामने आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामने आया और उसने 725 करोड़ शेयर खरीदे येस बैंक के। टोटल अपनी 49% हिस्सेदारी कर ली येस बैंक में। तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ये सब देखते हुए निफ्टी 50 से येस बैंक को हटा दिया गया और फिर RBI ने MD और CEO नया नियुक्त किया प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार जो आपको A ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो फिलहाल अभी हाल ही में नीरज धवन नियुक्त किए गए CRO, इसे भी आपको ध्यान रखना है। 2004 में स्थापना हुई थी येस बैंक की, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर और अभी MD और CEO हैं प्रशांत कुमार जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO कौन बनाए गए? तो PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम MD और CEO बनाए गए दोस्तों नीरज व्यास। ध्यान रखिएगा, अभी नीरज धवन आया था। नीरज धवन येस बैंक के CRO नियुक्त किए गए हैं और नीरज व्यास जो हैं ये PNB हाउसिंग के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। तो व्यास और धवन में याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हें दोस्तों अंतरिम नियुक्त किया गया है। अंतरिम यानी कि टेम्प्रोरी, जब तक कोई परमानेंट की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक ये रहेंगे। तो इनको 8 महीनों तक के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आए हैं संजय गुप्ता जी के स्थान पर। संजय गुप्ता आपको A ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो उनके स्थान पर नए आए हैं नीरज व्यास जी। तो उनके स्थान पर आए हैं नीरज व्यास जी। नीरज व्यास जी के पास 36 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है बैंकिंग सेक्टर में इनके पास। ठीक है, सुनील मेहता आपको दिख रहे हैं C ऑप्शन में, ये PNB के MD और CEO हैं। मल्लिका अर्जुन राव दिख रहे हैं, ये PNB के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज का मानद सदस्य चुना गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का मानद सदस्य चुना गया है। इनको एक प्रकार का ये सम्मान दिया गया है, ये एक प्रकार का ऑनर है। अच्छा, ये हैं कौन? तो शोभना नरसिम्हन जो है दोस्तों ये वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में थियोरेटिकल साइंस यूनिट की एक प्रोफेसर हैं और इन्होंने नैनो मटेरियल्स की लॉजिकल डिज़ाइनिंग की हुई है
और इस वजह से यानी कि साइंस में इनके मेजर कंट्रीब्यूशन के लिए, इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, ये ऑनर दिया गया है। ठीक है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज की मानद सदस्य चुनी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत किस स्थान पर है। तो अभी हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा ओपन बजट सर्वेक्षण लाया गया, सर्वे किया गया और इसके अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत है 53वें स्थान पर। किस स्थान पर? 53वें स्थान पर, 53rd प्लेस पर है इंडिया। टोटल 117 देशों की ये लिस्ट जारी की गई थी, रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और भारत है 53वें स्थान पर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध केसर को जीआई टैग दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के फेमस केसर को, कश्मीरी केसर को दिया गया जीआई टैग। कश्मीरी केसर दोस्तों वर्ल्ड फेमस है, आप लोग भी नाम सुने होंगे कश्मीर का केसर। तो कश्मीरी केसर जो है ये सुगंध के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस मसालों में से एक माना जाता है। और कश्मीरी जो केसर होता है ये वर्ल्ड में जितने भी केसर पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा यूनिक होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी वाला और बेस्ट वैल्यूएबल माना जाता है कश्मीरी केसर। तो कश्मीरी केसर को दिया गया जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब किसी जगह का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही यूनिक क्वालिटी वाला होता है, यानी उस प्रोडक्ट की अलग एक पहचान होती है, वो फेमस होता है, उसकी वजह से वो जगह फेमस हो जाती है, तो उसको गवर्नमेंट द्वारा जीआई टैग दे दिया जाता है जिससे उसे वर्ल्ड पॉपुलर बनाया जा सके और उसका एक प्राइस भी फिक्स किया जा सके और कोई उसको कॉपी ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ और भी प्रोडक्ट को दिया गया था जीआई टैग, उनका भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मणिपुर के काले चावल को मिला था जीआई टैग, गोरखपुर के टेराकोटा को दिया गया था जीआई टैग, तमिलनाडु के कोविलपत्ती कदलाई मिठाई को दिया गया था जीआई टैग और उसके कुछ ही महीनों पहले दोस्तों गोवा के कोला चिली को दिया गया था जीआई टैग। इनको भी आपको रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे दोस्तों 2 बार मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। एक तो मनाया जाता है 26 सितंबर को और एक बार मनाया जाता है 2 मई को। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे एक्चुअली में दोस्तों एक बार ये ऑटम सीजन में मनाया जाता है यानी शरद ऋतु में मनाया जाता है और एक बार ये स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है यानी वसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, इसे आपको याद रखना है। तो अभी फ़िलहाल हाल ही में जो मनाया गया वो 2 मई को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन दोस्तों मनाया जाता है यूनिवर्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, इसके महत्व के बारे में बताने के लिए ये मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है मेरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा जारी इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो अभी हाल ही में मेरकॉम इंडिया रिसर्च द्वारा एक इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 जारी किया गया है। इसमें इंडिया है 3रे स्थान पर। भारत विश्व का 3रा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बना था। ठीक है, कब बना था? 2019 के कैलेंडर ईयर में। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की गई है एक्चुअली में 2019 के कैलेंडर ईयर को ध्यान में रखते हुए। कैलेंडर ईयर क्या होता है? देखिए, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, और एक होता है कैलेंडर ईयर यानी कैलेंडर से जो शुरुआत होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो ये रिपोर्ट भी जारी की गई है 2019 के कैलेंडर ईयर को लेकर के। क्लियर है? इसमें यह बताया गया है कि 2019 के दौरान सोलर इंडस्ट्री मार्केट के में जितने भी इनोवेशंस हुए हैं, जितने भी इंस्टॉलेशंस हुए हैं, या फिर जो कंट्री जितना मार्केटिंग किया है यानी सेल से लेकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा कुछ, उसमें ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसमें है भारत 3रे नंबर पर। अच्छा, भारत में एक है अडानी कंपनी। अडानी कंपनी जो है ये सोलर इंस्टॉलेशन में भारत की लार्जेस्ट प्रोजेक्ट डेवलपर कंपनी बन गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो बस दोस्तों ये तो था आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम लोग जानेंगे स्टैटिक जीके जीएस के बारे में। स्टैटिक जीके जीएस भी दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आने वाले 1-2 महीनों में आपका बहुत बड़ा पोर्शन स्टैटिक जीके जीएस का कवर अप हो जाएगा
और विदाउट एनी कन्फ्यूज़न के। तो आप लोग वीडियो को इन तक ज़रूर देखा करो और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते रहोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बने रहेगा और मुझे भी इतना पढ़ाने का, इतना टाइम देने के लिए कुछ एनर्जी मिल पाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र देख लिया, सिंधु नदी तंत्र पूरा अच्छे से समझ लिया, गंगा नदियों के बारे में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं इसके बारे में जान लिया, गंगा की सहायक नदियों के बारे में जान लिया और भी बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट्स जान लिए हैं पिछली वीडियोज़ में। तो आई होप आप लोगों ने उन सभी वीडियोज़ को देखा होगा। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानेंगे गंगा नदी और भी जो बाकी नदियां हैं आसपास की, उनके किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी नदी का नाम दे दिया रहेगा। एक तो टाइप ये होगा कि कोई एक सिटी का नाम दे देगा कि जैसे लखनऊ है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दो टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर से। तो आप लोग आज की इस वीडियो में वही कवर करोगे। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले गंगा नदी की। गंगा नदी मैंने जैसे कि आपको बताया गंगोत्री से निकलती हुई है। उसके बाद ये देवप्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है। वहीं पर भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो एक्चुअल में गंगा तब बनती है, ठीक है, यानी तब के बाद जो बहती है उससे ही गंगा नदी कहा जाता है। तो एक तो देवप्रयाग आपको याद रखना है। उसके बाद आपको गंगा नदी को याद रखना है। गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश और हरिद्वार, ये दो जो प्रमुख शहर हैं ये बसे हुए हैं। उत्तराखंड के ये दो प्रमुख शहर हैं ऋषिकेश और हरिद्वार। तो ऋषिकेश और हरिद्वार का नाम आपको याद रखना है जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यूपी में। जब यूपी में दोस्तों गंगा एंटर करती हैं तो यूपी में ये बिजनौर से लेकर बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, तो ये जो प्रमुख शहर हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे शहर तो ये लगातार पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जो प्रमुख शहर हैं उनके नाम को आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। आप लोग अगर यूपी का मैप डीपली देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो गंगा नदी है ये लगभग मध्य से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। जबकि ये यमुना नदी जो है ये दोस्तों यूपी के बॉर्डर से होकर गुजरती है, ठीक है। यूपी के बॉर्डर से मतलब ये दिल्ली, हरियाणा होते हुए तब आती है, फिर यूपी में इंटर करती है, ठीक है। यूपी पर ही रहती है, यूपी में ही रहती है, लेकिन यूपी के बॉर्डर से होकर गुजरती है। तो ये आकर मिलती है प्रयागराज में, ठीक है, त्रिवेणी संगम में। तो हम लोग अभी गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। तो गंगा लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो जो बीच के जो शहर हैं उनको लगभग कवर करेगी गंगा, जैसे बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, वहीं पर गंगा और यमुना का संगम होता है। फिर वाराणसी में गंगा आरती होती है। आप लोग गंगा आरती के नाम से भी समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर गंगा आरती बहुत फेमस है, ठीक है। तो वाराणसी भी आपको याद रहेगा। कन्नौज और कानपुर का नाम आप लोग को एक ही रिदम में मिल रहा है तो आप लोग आसानी से उसे बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रयागराज और वाराणसी तो आपको याद ही होगा। फिर गंगा नदी आगे बढ़ते हुए पटना तक जाती है, ठीक है। फिर ये पटना, फिर भागलपुर भी बिहार में पड़ता है। पटना, भागलपुर और कटिहार, ये तीन प्रमुख शहर भी गंगा नदी के आसपास पड़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हुए पहुँचेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन कौन पड़ता है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों मुर्शिदाबाद जो फरक्का भी जाना जाता है, फरक्का के नाम से भी, फरक्का वहाँ का एक नगर है, एक एरिया है कह सकते हैं हम लोग। तो फरक्का एक्सप्रेस भी चलती है, आप लोग सुने भी होंगे, ट्रेन बहुत ही फेमस ट्रेन है। तो फरक्का मुर्शिदाबाद ये मिलती है गंगा वहाँ पर, और यानी कि मुर्शिदाबाद शहर जो है ये वहीं पर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर गंगा नदी जब ये इंटर करती है बांग्लादेश में, वहाँ पर ढाका पड़ता है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश में मैंने आपको बताया है गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ढाका और चिटगांग का नाम आप लोग को याद रखना है। चिटगांग जो है ये भी पड़ता है बांग्लादेश में, क्लियर है। इधर आपको दिख रहा होगा दामोदर नदी जो है ये हुगली नदी में आकर मिलती है, और हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता शहर, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पटना शहर किसके किनारे बसा हुआ है तब आप बताएंगे सोन नदी, ठीक है। सोन नदी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा।
हालांकि आगे जाकर सोन नदी वहीं पर मिली है गंगा नदी से भी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तब आप सोन नदी ही बताएंगे पहले। आगे चलकर गंगा नदी में ही हो जाता है, क्योंकि गंगा नदी ही आगे जाएगी, मेन नदी वही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यमुना की। यमुना रिवर कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री के सप्त ऋषि कुंड से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद उत्तरकाशी होती हुई आती है। उत्तरकाशी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर वहाँ से होकर आती है। फिर अब याद रखिएगा कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी दोस्तों ये दिल्ली में भी बहती है और हरियाणा में भी, लेकिन गंगा नदी केवल उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाती है उत्तराखंड के पास, ठीक है, ये इधर नहीं जाती है। यमुना नदी जब उत्तराखंड से आकर के ये इंटर करती है हरियाणा में, तो हरियाणा में दोस्तों यमुना नगर है, जो कि अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें इंटर करती है, यानी कि यमुना नगर शहर जो बसा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर वहीं पर है फरीदाबाद। फरीदाबाद भी हरियाणा में ही है और वो भी यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। फिर उसके बाद दिल्ली, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दिल्ली। दिल्ली दोस्तों ये बसा है यमुना नदी के किनारे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे आ जाइए तो आगे इंटर कीजिए यूपी में। यूपी में मथुरा पड़ता है, आगरा पड़ता है, इटावा पड़ता है। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हैं, बहुत पूछे जाते हैं। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग जानते होंगे कृष्ण जी जब मथुरा में पैदा हुए थे, यमुना नदी उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे में आता है जब भी आता है नाम, ठीक है। फिर आगरा पड़ जाइए। आगरा जो है ये भी यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। आगरा के पास में ही इटावा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे छोटे मोटे सिटीज़ हैं, उनको हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए प्रयागराज में। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में आकर के यमुना नदी मिल जाती है। यमुना नदी की टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर होता है, 1376 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर और 1376 किलोमीटर की लंबाई वाली यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। क्लियर है? तो त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में इसका संगम हो जाता है, गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ और भी नदियाँ जो दिख रही हैं, इसके किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, सोन नदी जो है इसके किनारे बसा शहर पटना है, अभी मैंने आपको बताया। आपको एक दिख रहा है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे बसा शहर लखनऊ है। लखनऊ बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक है दोस्तों सरयू नदी। तो सरयू नदी जो है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। बहुत बार पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे, ठीक है। और हुगली नदी के बारे में मैंने आपको बताया है कई बार करंट अफेयर में भी कि कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और हुगली नदी में ही अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाने वाली है, भारत की पहली, इसे भी ध्यान रखना है। तो ये जो हुगली नदी है, इसमें देख रहे हैं आप लोग दामोदर नदी आकर मिल रही है। कहाँ पर मिलती है? हावड़ा में मिलती है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। हावड़ा एक्सप्रेस भी चलती है पश्चिम बंगाल से, तो वहीं पर हुगली नदी से मिल जाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में अभी कल मैंने आपको बताया, ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्लियर है? अब ये दिख रहे हैं आपको काठमांडू। काठमांडू नेपाल में है, नेपाल की राजधानी है। काठमांडू शहर विष्णुमती नदी के किनारे बसा शहर है। ओके, और क्या बच रहा है? और तो हमारे हिसाब से कोई बच नहीं रहा है जो बड़ा शहर हो। अगर आपका कुछ आइडिया हो, आपको जो कुछ हिस्ट्री पता हो, जो बड़े शहरों के नाम है जो नदियों के किनारे बसे हुए हों यूपी या उसके आसपास से, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी पिछले दिनों की करंट अफेयर मैंने आपको ये सब बताया हुआ है, सभी को जा करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एक भी पॉइंट, एक भी वीडियो मिस नहीं करते हो तो आपका स्टैटिक जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाने वाला है। करंट अफेयर तो मजबूत कराता ही हूँ मैं, साथ ही साथ अब स्टैटिक जीके जीएस पर भी आ गया हूँ, तो आप लोग का स्टैटिक जीके जीएस भी एकदम दमदार बना दूंगा। वीडियो को बस लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिख रहा है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप लोग को जो भी पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं
पूजा चौधरी, रविशंकर, नेहा जायसवाल, मनु पांडे, चांद बाबू, चंद्रकेतु कुमार, विकी राज, साबिर आलम, विभूति मांझी, नरेंद्र मीना, शांति प्रिया, मिथुन कुमार, दिव्या पांडे, चरण सिंह, बिहारी, सुरभि गुप्ता और गुरुदेव यादव। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।